Hello everyone. So today we will cover the second part of principles and of inheritance and variation. So today we will start chromosomal theory of inheritance. ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है कि मेंडल ने जो वर्क किया था वो अनरिकग्नाइज था टिल 1900. ठीक है, वो 1900 तक लोगों को पता नहीं चला था. क्यों नहीं पता चला था? क्यों? सबसे पहला रीज़न था कि उस टाइम कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी. मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिशिंग नहीं होती थी जितनी अभी होती है. तो इस वजह से उनकी वर्क को ज़्यादा लोग नहीं जान पाए थे. देन सेकेंड रीज़न था कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फैक्टर्स का, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो उन्हें उन्होंने जीन्स ना कह के फैक्टर्स का नाम दिया था. तो वो जो फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था कि वो ब्लेंड नहीं करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि नेचर में बहुत सारी वेरिएशंस दिखी जाती है. जैसे कि भाई अब सिर्फ लंबे और सबसे छोटे आदमी तो इस दुनिया में नहीं रहते ना, मॉडरेट साइज़ के भी होते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है, तभी तो एक बहुत ही लंबे पेरेंट और बहुत ही छोटे पेरेंट का जो ऑफस्प्रिंग है वो मॉडरेट साइज़ का भी हो सकता है. क्योंकि वेरिएशन दिखाई दे रही थी. ये क्यों होगा? तब तक जब तक ब्लेंडिंग नहीं होगी तब तक वेरिएशन शो नहीं होगा. तो इसलिए उनका ये जो कॉन्सेप्ट था फैक्टर्स के बारे में कि वो ब्लेंड नहीं करते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि वेरिएशन तो हुए. देन मेंडल ने पुनेट स्क्वायर का यूज़ किया था टू एक्सप्लेन हिज लॉज. उन्होंने पुनेट स्क्वायर बनाया था. हमने देखा था ये जो पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम क्रॉसिंग करते थे. इन ऑल द थ्री क्रॉसेस मैंने पुनेट स्क्वायर के थ्रू ही बताया था. सपोज दिस इज़ डोमिनेंट वन एंड दिस इज़ रेसेसिव वन, तो हमें मिलेगा एक हेट्रोजाइगस. तो ये जो भी हुआ ये मैथ्स के फॉर्म में, स्टैटिक्स के फॉर्म में. तो मेंडल ने ये जो मैथमेटिक्स का यूज़ किया था बायोलॉजिकल फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए, ये उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं था. उनके लिए ये बहुत ही नया था और उस टाइम इसे मतलब उन्हें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम थी या वो नहीं करते थे. इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी में एक्सेप्ट नहीं करते थे. देन तो इन रीजंस की वजह से मेंडल का जो काम था वो 1900 तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था. तो 1900 में ऐसा हुआ क्या जो कि वो रिकॉग्नाइज हुआ? तो 1900 में 3 साइंटिस्ट, डी वेरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेसलमार्क, ये 1900 में इन्होंने वापस वो डिस्कवरी की, यानी कि रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इन्होंने 1900 में कौन, डी वेरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेशरमार्क ने वापस से वो डिस्कवरीज की जो कि मेंडल के रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर से मैच करता था. तो उस टाइम क्या हुआ था, मतलब टिल 1900 माइक्रोस्कोपी जो थी बहुत ही एडवांस हो गई थी. लेकिन जब मेंडल के टाइम पे ये एडवांसमेंट इतना नहीं था. तो माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट की वजह से क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई. बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये बीच में काइनेटोकोर होता है, दिस इज काइनेटोकोर, और ये हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. और ये क्रोमोसोम जो होती है डिवाइड करती है जस्ट बिफोर एंड बिफोर द सेल डिवीजन. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट की वजह से क्रोमोसोम्स जो थे वो डिस्कवर हो गए. ठीक है, नाउ क्रोमोसोम्स दे आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड दे डिवाइड जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन. इनका काम है डिवाइड करना जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन. फिर क्या हुआ 1902 में, ठीक है, 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कॉइन किया गया था. किसके थ्रू? सटन एंड बोवरी के थ्रू. तो एक्चुअली हुआ क्या, सटन एंड बोवरी ने क्या किया, उन्होंने नोट किया क्रोमोसोम का बिहेवियर. ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि क्रोमोसोम के जो बिहेवियर है वो पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स. हमारे एनसीईआरटी में एक बॉक्स भी बना हुआ है, अ टेबल इज़ गिवन. उसमें आपको एक साइड जीन के कैरेक्टर के बारे में और एक साइड क्रोमोसोम के कैरेक्टर के बारे में लिखा है. और उसको देखेंगे तो लगेगा कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब 99.9% सिमिलैरिटी शो करते हैं. तो यही चीज़ सटन एंड बोवरी ने नोट किया था. उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था
कि जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का वो पैरेलल होता है टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स, एंड सो दे यूज दिस क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मेंडल ने जितने लॉज दिए हैं वो सब फैक्टर्स के बेसिस पे हैं, मतलब उनका जितना लॉ है सब फैक्टर पे। 3 लॉ उन्होंने दिए हैं। सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें कहा गया है कि जो डोमिनेंट एलील है वो एक्सप्रेस हो जाती है F1 जनरेशन में, ब्लेंडिंग नहीं होगी। फिर एक में बताया, फिर एक में होता है कि इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दूसरे किसी एलील पे। तो ये तीनों जो है किस कहीं ना कहीं फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो सटन एंड बोवरी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स होते हैं पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं टू द जीन्स। तो उन्होंने इन क्रोमोसोम्स की मदद से, इस क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है उसकी हेल्प से मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि किसने, सटन एंड बोवरी ने इन 1902 concluded that the pairing and separation of a pair of chromosome leads to the segregation of pair of factors they carried। ये exactly NCERT का लाइन है। ठीक है, the pairing and separation of a pair of chromosomes leads to the segregation of pair of factors they carried। मतलब उन्होंने ये बोला कि जब क्रोमोसोम्स पेयर होती है या सेपरेट होती हैं, मतलब कोई एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कोई भी 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, वो अगर पेयर हो रही हैं या फिर सेपरेट हो रही हैं, तो ये सेग्रीगेशन को लीड करता है टू द ऑफ द पेयर ऑफ फैक्टर्स जो वो कैरी करते हैं। जीन जो होते हैं कोई ट्रेट कैरी करते हैं, यहाँ पे फैक्टर का मतलब है वही कैरेक्टर, जो ट्रेट वो कैरी करेंगे। ठीक है, तो वही उन्होंने वही चीज़ कंक्लूड किया कि जो क्रोमोसोम्स होती है उनकी पेयरिंग या फिर सेपरेशन किसी भी फैक्टर की सेग्रीगेशन में लीड करता है जो वो जीन, पर्टिकुलर जीन कैरी कर रही है। ठीक है, तो सटन ने क्या किया, यूनाइट किया नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल। उन्होंने ये देखा था कि क्रोमोसोमल जो सेग्रीगेट करते हैं, तो सटन ने उस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के प्रिंसिपल को मेंडल के एक्सपेरिमेंट या फिर मेंडल के प्रिंसिपल के साथ यूनाइट कर दिया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया, और कलेक्टिवली उन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो अगर आपसे पूछे है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, तो दिस इज द पर्टिकुलर एनसीईआरटी लाइन जो कि कहता है व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको ये लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि मेंडल के कुछ रीजंस की वजह से 1900 तक उसका काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। कब हुआ, जब 3 साइंटिस्ट डी वेरिस, कोरेंस एंड वॉन टोस्टरमार्क ने उसे रीडिस्कवर किया। फिर जो हुआ, एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी की वजह से क्रोमोसोम्स डिस्कवर हुए। सटन एंड बोवरी ने 1902 में ये नोट किया कि जो क्रोमोसोम है उनकी जो बहुत सारी कैरेक्टर्स है वो जीन्स के साथ वो मेंडेलियन फैक्टर्स के साथ कलेक्टिव हो रही है, यानी कि सेम हो रही है। तो उन्होंने कंक्लूड किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि एक यूनिटी है बिटवीन द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये हमें सटन बोवरी ने दिया है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने एक थ्योरी ला के रख दी, उसको वेरीफाई किया था थॉमसन, हंट, मॉर्गन और उनकी क्रू ने। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो था, द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, तो मॉर्गन ने क्या किया था, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर यानी कि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट मतलब किया था, उनको ले करके एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे मेंडल ने पी का यूज़ किया था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का यूज़ किया था। ठीक है, तो अब जैसे पी को सेलेक्ट करने के कुछ रीज़न थे मेंडल के पास, तो वैसे ही मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला को किसी रीज़न से सेलेक्ट किया होगा, तो वो कुछ रीजन यहाँ पे मैंशनड है। तो रीजन्स ऑफ सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला मेलांगोस्टर या फिर फ्रूट फ्लाई वेयर, इनकी जो सेक्स पैटर्न होती है वो सिमिलर टू ह्यूमंस होती है, यानी कि ह्यूमंस में आपने पढ़ा होगा 10th में एंड प्रीवियसली 8 में भी, एक्स और XY टाइप ऑफ सेक्स पैटर्न ये शो करते हैं। इसमें जो फीमेल होती हैं वो XX शो करती है एंड द मेल शोज XY, और सिमिलर चीज़ें मतलब यही सेम चीज़ ड्रोसोफिला मेलानगोस्टर भी शो करता है।
फिर ड्रोसोफिला मेलॉन्गोस्टर में क्या होता है कि इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो पी की तरह छोटी होती है। तो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है अबाउट 2 वीक्स होती है, 2 हफ्तों तक की लाइफ स्पैन होती है। तो इनको ऑब्जर्व करना आसान होगा, इसीलिए इसको चूज़ किया गया। देन इनके पास ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स है। मतलब आप सोचिए, एक तो ये ह्यूमंस के साथ सेक्स पैटर्न में सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, ऊपर से इनके पास बस 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। इसका मतलब है कि बहुत ही आसानी से इनको वो किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऊपर से ये जो चारों के चारों पेयर होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब अगर ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे तो फिर और ऊपर से कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी कल्चर बहुत इजी होती है, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में इसको उगाया जा, मतलब इनको कल्चर किया जा सकता है। ये बहुत ही आसानी से जन्म ले लेते हैं और एक सिंगल ब्रीड जो होता है बहुत सारी प्रोजनीज देता है। मतलब बहुत सारी न्यूमरस प्रोजनीज हमें सिंगल ब्रीडिंग से मिल जाती है। तो हमारे पास बहुत सारा नंबर होता है, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं ऑब्जर्वेशन लेने की। तो जो रीजंस है फॉर सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला वेयर, सबसे पहला same sex pattern as it is in humans. They have only 4 pair of chromosomes and all the pairs are morphologically different. Then third is their lifespan is very short, about 2 weeks, and their culture is very easy. And last one is the single breed produces several number of progenies, numerous progenies provide करता है। इसीलिए ड्रोसोफिला को चूज़ किया गया था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो होता है, सबसे पहले ये समझ लो कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो होता है एक दूसरे के पूरे ऑपोजिट होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत अपोजिट है। मतलब अगर सपोज आपके पास लिंकेज की लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपकी रिकॉम्बिनेशन की लेवल बहुत कम होगी। ये दोनों बहुत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो लिंकेज जो है ये एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब कि सब कोई अपना अलग अलग अस्तित्व लेके आए हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर एक ट्रांसफ़र होगा तो पूरा ट्रांसफ़र होगा, मतलब कोई लिंकिंग, मतलब आप सोच लीजिए कि जीन्स की जो ट्रांसफ़र होती है बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। लेकिन लिंकेज जो है वो इसका ऑपोजिट है, ठीक है। लिंकेज में क्या होता है, द जीन्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिंकेज के लिए डायग्राम बनाया है। सी दिस इज़ अ क्रोमोजोम एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स द काइनेटोकोर। तो ये देखो ये जीन ए है, मान लो ये जीन ए है एंड दिस इज़ आवर जीन बी, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो है। मतलब आप सिमिलैरिटी तो ज़ीरो मान लो कि बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए जब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगी, सी सपोज़ ये हमारा ये हमारी प्रोजनी है, ठीक है। तो इसमें जब पास होगी तो ये ऐसे पास होगी, मतलब ये दोनों सिमिलैरिटी शो करेगी, ठीक है। दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड जीन्स एंड सो पासेज ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर, एक साथ पास हो जाती हैं, ओके। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाहती थी, आई इरेज्ड इट फॉर क्लैरिटी, ठीक है ना। ऐसा भी होता है कि जो जीन्स होती हैं वो बहुत दूर रहे एक दूसरे से, जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो इसमें जीन्स और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सी दिस इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो ये दोनों बहुत ही फार अवे हैं टू ईच अदर और इसीलिए ये एक साथ पास नहीं हो सकते नेक्स्ट जनरेशन में। यही है लिंकेज। लिंकेज का मतलब ही होता है, आई विल रिकमेंड यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, क्योंकि ये बहुत ही जिस्ट करके नोट्स बनाया है मैंने और ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है, तो फिर आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिकली होता क्या है, लिंकेज जो है वो जो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड जो जीन्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं, वो पास हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन टुगेदर। लेकिन अगर यही जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो एक साथ पास नहीं होंगे नेक्स्ट जनरेशन में और यहाँ से वेरिएशन होती है।
तो हमें पता चला कि लिंकेज जो होती है ये पेरेंटल ट्रेट को सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स पेरेंटल ट्रेट। पेरेंटल ट्रेट यानी कि देखो हमारे पेरेंट्स में कोई लिंक है, कोई लिंक जीन्स है, ठीक है, तो उसकी चांसेस होती है कि वो पूरी की पूरी, मतलब आप सोचिए 99% चांस है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में वैसे ही लिंक पास हो जाए, ठीक है। और अगर ये इस तरह का कोई है, इस तरह का कोई कंडीशन आ जाएगा तो फिर ये वेरिएशन शो करेगी और इसको हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज लीड्स टू वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में ज़्यादा लिंकेज शो होता है क्योंकि ज़्यादातर जीन्स होती हैं वो ये क्लोजली लिंक्ड होती हैं। रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तभी तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं, लेकिन हम उनसे अलग भी होते हैं। कुछ चीज़ों में हम अलग होते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने किसी भी फैमिली के मेंबर से हम मैच नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो होती है। इससे पता चलता है कि लिंकेज जो है वो हमारे बॉडी ज़्यादा शो करती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ तो अब हमारा है मॉर्गन का क्रॉस, ठीक है। उनको कैसे पता चला था कि ऐसा, मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का फेनोमेनन उन्होंने निकाला कैसे, तो उन्होंने लिया था, फीमेल थी उनकी येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स एंड मेल्स थे उनके ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स, ठीक है। तो येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स का उन्होंने क्रॉस करवाया था विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। तो F2 जनरेशन में एज पर मेंडल हमें 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए था, लेकिन दिस रेशियो वाज नॉट फाउंड। क्यों? लिंकेज की वजह से, ठीक है। सिंस द रेशियो ऑफ 9:3:3:1 was not found in F2 generation, and so Morgan and his crew concluded that most of the offsprings were of parental type, ये मैंने अभी आपको बताया, as the genes taken in consideration were present on the same X chromosome, यानी कि एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, तो फिर इसकी लिंकेज होगी, टाइटली लिंक जीन्स हैं तो फिर आसानी से दूसरे जनरेशन में टुगेदर पास ऑन होंगे, ठीक है। नाउ मॉर्गन ऑल्सो फाउंड दैट ग्रेटर इज द लिंकेज लोअर इज द रिकॉम्बिनेशन, ये भी मैंने आपको भी बता दिया कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ओके। नाउ रिकॉम्बिनेशन क्या है, अभी मैंने बताया रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ना। एक फॉर्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सो क्या है फॉर्मूला, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश किया क्योंकि इससे बेटर और कोई तरीका नहीं होता किसी भी फॉर्मूला को समझने का। नाउ ये क्वेश्चन दिया है, डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोजनीज, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल बी विच इज इक्वल टू, मतलब ये सारे नंबर दिए हुए हैं 754 देन 240 746 260, ये सारे नंबर है और ये सारे वो गेमीट्स है या फिर प्रोजनीज है, मतलब ये सारे वो गेमीट है एंड दिस आर इट्स नंबर्स, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिए कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का ही मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ओके। नाउ तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनीज, ठीक है। तो हमेशा मैंने अभी आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट्स के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, और वेरिएशन मतलब कम शो करता है हमारा बॉडी, तो जो भी कम है वो हमारे रिकॉम्बिनेंट से, यही तरीका है रिकॉम्बिनेंट का पता लगाने का। देखिए इसमें ये दोनों कम नंबर पे है, वो दोनों ज़्यादा पे है एंड दीज टू आर लेस, तो ये दोनों हमारे रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, ठीक है। तो वी ऐड दिस, ठीक है, और हमें मिल रहा है टोटल 500, वी आर एडिंग दीज टू एंड वी गेट 500। नाउ ये दोनों हमारे जो हैं ये हमारे मेन होंगे, ठीक है, एंड दिस टू आर रिकॉम्बिनेंट्स, लेकिन जो फॉर्मूला है वो बोला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी, मतलब एक में आप जो कम है उनको ऐड करेंगे जिसका कि हमारा सम 500 आ रहा है एंड देन वी विल ऐड ऑल 4, हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी निकालने और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। सी आई हैड डन इट हियर, 500 अपॉन टोटल प्रोजनीज, मैंने उन सबको ऐड किया है एंड वी आर गेटिंग
0.25, ठीक है। अब जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम परसेंटेज में या मैप यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज हमें निकालना पड़ता है इसके, क्योंकि 1% इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट होता है। तो हम 25/100 इंटू 100 कर रहे हैं, क्योंकि 0.25 उसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमें 25% मिलेगा। नाउ 25% का मतलब है कि आंसर होगा 25 सेंटीमीटर या फिर 25 MP, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, और ये देखो मैंने लिखा है 25 MP, ठीक है। MP मतलब मैप यूनिट, ये नोट है, ये भी याद कर लीजिए कि 1% इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी था, हमें बस ये ध्यान रखना है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी। रिकॉम्बिनेंट्स हमेशा कम होते हैं दैन द पैरेंटल ट्रेट, ठीक है। तो हम जो भी कम होता है वो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स में आएंगे, और फिर हम टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से डिवाइड करते हैं, और 1% इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट विच इज़ अगेन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इतना ही बस हमें ध्यान रखना है। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जबकि बहुत सारे जीन्स मिलके किसी एक ट्रेट को या फिर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें, ठीक है। जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वन जीन हैज़ 2 एलील्स, है ना। ये भी याद ही रख लो, ये बार बार रिपीट करने से हमें याद रहता है। और 1 जीन कंट्रोल्स ओनली 1 कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जनरली। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, सेवरल जीन्स, मतलब 2 से ज़्यादा या फिर 2 जीन्स होते हैं किसी एक ट्रेट को वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया है, स्किन कलर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उन्होंने लिया है ये A, B, एंड C, ये मैक्सिमम मेलानिन कंसंट्रेशन होता है। मेलानिन जो होता है हमारा स्किन पिगमेंट होता है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मेलानिन होती है उतनी ज़्यादा आपकी कलर डार्क होती है स्किन की, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके स्किन में मेलानिन का कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा डार्क आपके स्किन की कलर होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम मेलानिन हैज़ द डार्केस्ट, और जितने ये होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं वो मैक्सिमम मेलानिन, यानी कि ये लोग डार्केस्ट होते हैं, और जो लीस्ट मेलानिन होगा वो सबसे ज़्यादा गोरा होगा, फिर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट समझ लिए, गोरा मतलब उसके कलर जो होती है बहुत ही फेयर होती है। तो होमोजाइगस रेसेसिव जो होते हैं वो लाइटेस्ट होगी। तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें इंटरमीडिएट कलर मिल जाता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कलर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा जीन्स जो है, ये देखो A, B एंड C, ये तीनों मिल करके हमारे मेलानिन को कंसंट्रेशन को वो अल्टर करती हैं, या फिर इनके ऊपर ये डिपेंड करता है स्किन कलर, ठीक है। तो ये हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। नाउ पीलियोट्रॉपी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पीलियोट्रॉपी में क्या होता है, जनरली अभी मैंने बताया एक जीन एक ट्रेट को करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक जीन मैनी ट्रेट को करेगा। यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बहुत सारे जीन मिलके किसी एक ट्रेट को मतलब कंट्रोल करते हैं, और पीलियोट्रॉपी में कोई एक जीन बहुत सारे ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है डिजीज़ फिनाइलकीटोनुरिया। तो डिज़ीज़ जो है ये फिनाइलकीटोनुरिया एक डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो मेंटल रिटार्डेशन शो करती है, उसके बाल कम होने लगते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन होने लगती है, ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये डिज़ीज़ के कारण ये सब कुछ कॉज होता है, ठीक है। मतलब ये डिज़ीज़ होता कैसे है, डिज़ीज़ जो होता है ये म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन मतलब सडन चेंज, ये बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर के लास्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो म्यूटेशन जो होता है उसको हम सडन चेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सडन चेंज कहाँ होगा, सडन चेंज इन जीन होता है, ठीक है। तो फिनाइलकीटोनुरिया के केस में म्यूटेशन जो होता है वो उस जीन में हो जाता है जो कि कोड करती है फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। इम्पॉर्टेंट, जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता है उसके जीन में म्यूटेशन के कारण फिनाइलकीटोनुरिया होता है, और ये एक सिंगल जीन म्यूटेशन है। और फिनाइलकीटोनुरिया होने के कारण बॉडी जो होती है रिजल्ट करती है मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विथ सेक्स डिटर्मिनेशन, and hopefully that video will be the last video of this chapter.
So thanks for watching. Please like, share, subscribe and comment. Thank you.